बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ ISSB। आज हम बात करेंगे ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की। इससे पहले हमने इसका तारुफ कराया था कि ये बोर्ड है क्या, इसका मिशन क्या है, ये कैसे पोटेंशियल मिलिट्री फ्यूचर मिलिट्री लीडरशिप जो है उनको सेलेक्ट करते हैं और कैसे ये पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं, इनके पास कौन से टूल्स होते हैं और जो मुसल्लह अफवाज हैं, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं, इन आर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा हमने बात की थी कि मुसल्लह अफवाज का इदारा जो है वो इदारा क्यों है, जदीद इदारा क्यों है, क्योंकि उसके जो वर्कर हैं, जो उसका फंक्शन सर अंजाम देते हैं, दे ऑल आर कमिटेड, उनमें ट्रस्ट है, वो इंतहाई ज़िम्मेदारी से, जाँफशाई से दी गई टास्क को पूरा करते हैं। जबकि दीगर हमारे सिविल इदारे जो हैं वो आज तक अपना जो सिलेक्शन सिस्टम है वो ही नहीं बना सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर कामयाबी देखनी है तो उसका जो की इम्पोर्टेंट है उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर ही नर्सरी पनीरी होती है। आप किसी भी पौधे की आप ब्यारी करते हैं, उसको बीज लगाते हैं तो क्वालिटी का बीज आप लगाते हैं ताकि उससे बनने वाला जो दरख्त है और उससे हासिल किया जाने वाला फल इंतहाई लजीज़, मज़ेदार और अच्छा होना चाहिए। यही बेसिक प्रिंसिपल है। फिर ना सिर्फ सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्टेड अमंग सेलेक्टेड, यानी कि बेहतर से बेहतर तर और बेहतर तर से बेहतरीन, फिर बेहतरीन से बेहतरीन और फाइनली बेहतरीन से बेहतरीन, जो PMA में ट्रेनिंग करते हैं, PNA में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं या पाकिस्तान एयर अकेडमी रिसालपुर में तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनको तैयार किया जाता है। क्योंकि प्रिपरेशन जो है इज़ की टू सक्सेस, प्रिपरेशन की टू सक्सेस है। मुसल्लह अफवाज में बगैर तैयारी के आप नहीं जा सकते, आपको तैयारी करनी है, आपको तैयार करना है। ये क्या जी, मुझे मेरा बड़ा पैशन है, मैं बड़ा पैशनेट हूँ जी, मेरा पैशन है जी मैं शहीद होना है। भाई ये रिक्वायरमेंट नहीं है मुसल्लह अफवाज की। इट्स द एब्सोल्युटली प्रोफेशनल फोर्स। पैशन होना चाहिए, ठीक है, ओके, ये इनबिल्ड होता है। पैशन बहुत बड़ा लफ्ज़ है, इट्स ए प्रोफेशन, ये एक पेशा है, और पेशा है प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, प्रोफेशन ऑफ abnormalities in the line of duty. You have to perform in the line of duty. फायर, अपने मौत, ज़हम, दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, गैर यकीनी सूरत हाल, फियर ऑफ अननोन, गुरिल्ला वारफेयर, दुश्मन, अनदेखा दुश्मन, अनजाना दुश्मन, उससे लड़ना होता है। फिर सोशल मीडिया के दौर में सबसे बड़ी बात तनकीद से लड़ना होता है। फौजी सिपाही हसास होता है, सिपाही की अपनी ज़ात के साथ कमिटमेंट होती है, अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट होती है, मुल्क की आवाम के साथ कमिटमेंट होती है, अपनी फैमिली के साथ कमिटमेंट होती है, पीस के साथ कमिटमेंट होती है। तो ये ख्वाहिश से नहीं मिलेगी, इसके लिए तैयारी करनी होगी। आपको फ़ौज में जाने के लिए तैयारी करनी होगी। यू हैव टू वर्क। तो अज़ीज़ तलबा, इनिशियल टेस्ट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ, इससे भी पहली स्टेज अगर आप इसको, वो तो एक फॉर्मल है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस से गुज़रना होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट हैं उसके ऊपर पूरे उतरते हैं, जो 22 साल से कम एज और FSC में 60 अबव एवरेज यानी कि 60% मार्क्स होने चाहिए। FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS या इक्वलेंट टू FSC। FA भी था लेकिन अब तो जो मॉडर्न वेपन आ चुके हैं तो इसके लिए FA जो हैं उनके चांसेस कम होते हैं। उसके बाद जो BA कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, BS कर ले, लेकिन एज और उसके बाद कद 5.4 बेसिक कद है। अगर आप अपनी एजुकेशन अहलियत पे, फ़िज़िकल अहलियत पे पूरे उतरते हैं और
मुतय्यन किए वक्त में अगर आप अपनी कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन कराने में कामयाब हो जाते हैं, आपको टेस्ट डेट और वेन्यू अलॉट हो जाता है, तो आपका फर्स्ट स्टेज का टेस्ट स्टार्ट होता है। इनिशियल टेस्ट का जो फर्स्ट स्टेज है इज़ बेस्ड ऑन MCQs क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है, जो ये स्टेजेस मैंने आपको मैं जो समझता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट स्टेज जो है उसको कहते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस जो हमने आपको बताया था कि जिसमें लैंग्वेज होती है, जिसमें आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है। इस स्टेज 1 की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड होती है। 86 MCQs आजकल पूछे जाते हैं वर्बल इंटेलिजेंस के, 40 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। इसके अंदर जो टाइम है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये टाइम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये टाइम। इससे आपके अंदर एंजाइटी पैदा होती है। पहले तो जिस तरीके से आपको ये मिलिट्री का अपना एक ट्रेडिशन है, ये भी आप समझ लें कि मिलिट्री में जब बुलाया जाता है तो अर्ली बुला लिया जाता है। स्क्रूटनी का जो अमल होता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खपा दिया जाता है वो, क्योंकि ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। जिनके अंदर एंजाइटी होती है, जिनके अंदर फियर ऑफ अननोन होता है, उनका जो सबकॉन्शियस है उनको डराता रहता है, डरते रहते हैं वो। सबकॉन्शियस से जब जो इंस्ट्रक्शंस उनके कॉन्शियस को मिलती है वो करता रहता है, इसीलिए इसको मजबूत करना होता है। तो कई जो तो कैंडिडेट्स हैं वो जब इनिशियल देने जाते हैं तो एक फियर ऑफ अननोन उनके दिमाग में होता है, जिसकी वजह से उनकी जो सबकॉन्शियस है और वो सो जाता है तो वो कॉन्शियस माइंड को भी सुला देता है, जिसकी वजह से उनको बेशुमार चीज़ें भूल जाती हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है वो। वैसे भी मिलिट्री ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन जो इनिशियल टेस्ट की वसूल करनी होती है, उस प्रोसेस से जब गुजारा जाता है, एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज के अंदर बैठाने तक टाइम को ऐसे गुजारा जाता है कि अगर आपको अपने सेल्फ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर आप अपने खौफ पे, अपनी वीकनेस पे, हामियों पे काबू पाने की सलाहियत नहीं रखते, जो कि आपको रखनी चाहिए, जो कि आपको सीखने अगर आप फौजी बनना है, तो आपके लिए स्टेज 1 पास करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप स्टेज 1 में जाएंगे, वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, 86 MCQs बेस्ड वर्बल इंटेलिजेंस, 40 मिनट्स, और 40 मिनट्स इतनी तेज़ी से टाइम गुजरता है, नहीं समझ आती। तो इसके लिए मैं अक्सर जो स्टूडेंट्स उसको एडवाइस करता हूँ, आजकल तो कंप्यूटराइज बेस्ड है, उस कंप्यूटराइज बेस के अंदर ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके पास स्क्रीन देखी हो तो उसके ऊपर एक बटन रहता है स्किप, एक होता है प्रीवियस, एक होता है नेक्स्ट, और एक होता है फिनिश। अगर कन्फ्यूजन में आपने फिनिश कर दिया तो आपका फर्स्ट स्टेज का जो टेस्ट है उसका चंद सेकंड बाद रिजल्ट आ जाएगा, यू हैव टू लॉस्ट, आपका लॉस्ट हो जाएगा। आप इस दौड़ में स्टेज 1 से ही बाहर हो जाएंगे। मुसल्लह अफवाज के जो आपने बतौर पोटेंशियल मिलिट्री, फ्यूचर मिलिट्री लीडर बनना है, उस दौर से आप स्टेज 1 से ही बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ अननोन, और परेशानी कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, एंजाइटी थी, टाइम फैक्टर 40 मिनट था। इसके लिए अक्सर मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि जब आप बैठें तो आप कैटेगराइज बनाएं। पहले जहन को इस तरह बनाएं कि जो वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ बड़ी आसानी से कर जाते हैं, जैसे सीरीज़ क्वेश्चन है। इससे पहले जो मैंने इनिशियल टेस्ट की थोड़ा तारुफ कराया था वर्बल इंटेलिजेंस का, नॉन वर्बल, उसके अंदर मैंने डिटेल बता दिया था कि कितनी ही किस्में होती हैं वर्बल इंटेलिजेंस में। सीरीज़ होती हैं, जम्बल्ड होती हैं, ऑड मैन आउट होता है, उसके अलावा डायरेक्शन के होते हैं, एज के होते हैं, रिलेशनशिप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो टेक्निकल और स्मार्ट वर्क करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो अब जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम वो तयन कर लेते होते हैं कि ये देर आर 20 तक टाइप्स हैं इसकी, तो इसमें से कौन सी आसान है। इसमें नॉर्मली जो रिलेशनशिप के हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो डायरेक्शंस वाले होते हैं वो भी बड़े टाइम टेकिंग होते हैं, ए टुवर्ड्स ई। और उसके अलावा भी जो आजकल डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं,
वो भी बड़े टाइम टेकिंग, इनकी कन्फ्यूजन। आसान अर्थमेटिक मीन्स के होते हैं, मीडियन के होते हैं, मोड के होते हैं, स्क्वायर वाले होते हैं, जंबल्ड सीरीज़ होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बात एडवाइस करता हूँ कि जब सबसे पहले तो आप बड़े काम रहें, अल्लाह से मदद मांगे, पुरसकून रहें, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर बार बार अपने आप को रियलाइज़ करवाएं कि यानी कि आपको अपने आप को के इत्मीनान होना चाहिए, मुझे तैयारी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेज 1 बड़ी आसानी से क्लियर कर जाऊंगा। बिल्कुल परेशान ना हो, खामोश रहें। अपने जो माइंड है, जो शटर होता है, जब हम बात करेंगे आगे हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं कि मेजर रीजंस, हम स्टेज 1 की भी लाएंगे, स्टेज 1 से क्यों कैंडिडेट निकल जाते हैं, तो उसके बाद फिर मेजर रीज़न ऑफ नॉट रिकमेंडेशन जब हम ISSB पोर्शन में जाएंगे तो उसके साथ साथ उसको डिफ़ाइन करते जाएंगे। तो अभी हम वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर आप बैठें, आप पहले जो MCQs क्वेश्चन को बड़ी तेज़ी से रीड आउट करें। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर जो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन जो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है उसको आप क्लिक करें और नेक्स्ट की तरफ आप चलें। अब नेक्स्ट को देखें, आप क्या कहते हैं, उसके बाद आप इसी तरह करते रहें। जिधर आपको लगे कि ये टाइम टेकिंग है और कंफ्यूज कर रहा है उसको स्किप कर दें। इस तरह आप फ्रॉम 1 MCQs 1 से लेके MCQs एंड तक जाएं। पहले फेज़ में मैं अक्सर सजेशन दे देता हूं कि 10 मिनट्स, क्योंकि ये फियर ऑफ अननोन ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम कम रखा होता है कि आप बड़े फास्ट ट्रैक में पहले MCQ से आखिरी MCQs तक जाएं, 80 तक, 86 तक जाएं। फिर आप 10 मिनट के बाद जब अगले पे 15 मिनट्स का टाइम लें, 15 मिनट्स का टाइम लें और उस 15 मिनट्स में आप फ्रॉम 86 से 85, 84, 83, 82, 81 और 1 पे आएँ। यानी कि आप जो स्किप हैं उसको प्रीवियस के बटन को प्रेस करते जाएं। जब प्रीवियस करते जाएंगे तो वो आते जाएंगे। उसमें जो आपने पहले से ऑलरेडी जिसको आंसर कर दिया उसको ना देखें, वो आप पहले 10 मिनट्स में ये कर चुके थे। अगर आप उस पर टाइम अपना ज़ाया करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो जब 25 मिनट गुजर जाएं तो आखिरी जो 5 मिनट हैं उसमें फिर वही जो मैं अक्सर कहता हूँ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और तुक्का लगा दें। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तुक्का लगा दें, क्योंकि इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वैसे ही हमने छोड़ दिया, चांस नहीं लिया, रिस्क नहीं किया, रिस्क में नहीं गए। जब हम इसमें रिस्क में नहीं गए तो वो तो हमारा वेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम तुक्का मारते हैं तो फिर उसमें रिस्क है, आपको अल्लाह ताला कामयाब भी कर सकते हैं और आपका काम, क्योंकि इस टेस्ट में आपको एवरेज IQ शो करना होता है। एवरेज IQ मीन्स अबव द 60%। फिर आपको 86 का जो है इसको इस तरह समझें कि अगर आप इसको देखें तो 30 सेकेंड्स जो हैं आपको एक MCQs के लिए मिलते हैं। आप 30 सेकेंड्स ना समझें, उसको 27 सेकेंड समझें और उसको भी उससे भी जल्दी करने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम वहाँ पे बड़ी तेज़ी से, और फिर जो प्रेशर अक्सर आ जाता है कि जितना टाइम रह गया, या घड़ी चल रही होती है ऊपर सामने जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर घड़ी होती है, आप उस घड़ी से उसको समझ सकते हैं। फिर आप नॉन वर्बल में आए। नॉन वर्बल बड़ा ट्रिकी होता है और ये इसमें आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, अक्सर मैं ये कहता हूँ जो आपका ज़ाती इल्म होता है, ये आपके मुशाहदे की राह में बहुत बड़ी रुकावट, बैरियर होता है। या आपको उधर ही आपका जो माइंड है वो आपको कहता है ठीक है, ओके जी, बस क्लियर हो गई बात, समझ आ गई, तो यहाँ फिर वो कन्फ्यूज़ कर देता है, एनजाइटी में ले जाता है। तो आपने बिल्कुल अपने और छोटे छोटे सांस, ऑक्सीजन जो है, जो अपना ऑक्सीजन लेवल है वो दिमाग को मेंटेन रखें। जैसे आपको लगे कि आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है, उस सुस्त महसूस कर रहे हैं, या आपको एक अजीब किस्म की बेचैनी, इज़्तिरारी कैफियत तैयारी हो जाती है, तो आप उस इज़्तिरारी कैफियत से निकलने के लिए सांस लें। फिर अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह से मदद मांगें और अपने आप को, अपने जहन में ये बात कह दें कि मैं मेरी क़ुव्वत है, ना मेरा इरादा है, ना मेरा इख्तियार है, मैं अल्लाह की मदद, क़ुव्वत और उसी के इरादे इख्तियार से मैं इसको पास करूँगा। तो जैसे ही आप ये जब डन करते हैं तो टाइम ओवर हो जाता है, तो आप उसको फिनिश कर देते हैं। तो चंद 1 मिनट के वक्फे के बाद, 1 डेढ़ मिनट के, कहीं 2 मिनट के वक्फे के बाद जो है
आपको स्टेज 1 क्लियर कंग्रेचुलेशंस यानी कि मुबारकबाद दे दी जाती है, या आपको कहा जाता है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कि आप का स्टेज 1 जो है वो क्लियर नहीं हो सका। तो जब जैसे ही आप स्टेज 1 को क्लियर करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ये नेचुरल है कि आप एक काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिर उठा दिया जाता है, वो डी-सीट कर दिए जाते हैं और उनको बाहर भेज दिया जाता है, और इसी तरह बाहर उनको उनके डॉक्यूमेंटेशन जो हैं जो उन्होंने अपने पास रखे होते हैं वो ओरिजिनल उसके ऊपर स्टैम्प करके आपको वो वापस कर देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आप वापस ले जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, फिर अगली स्टेज स्टार्ट होती है। नेक्स्ट लेवल जो आपका आता है दैट इज़ दी एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक पोर्शन जो है इसमें आपको 50 MCQs होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ये MCQs जो हैं ये आपकी जो 12 साला एजुकेशन है, आपके इवन कोर्स के अंदर से ये चीज़ें ली जाती हैं। जो राइजुल वक्त कोर्स होता है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें इस्लामिक हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। इस्लामिक हिस्ट्री में 5 अरकान इस्लाम, 4 खुलफाए राशिदीन, ग़ज़वात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में, कुरान के बेसिक नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये MCQs आपने इस तरह तैयार करने हैं। इसमें आपसे अक्सर डेट्स पूछी जाती हैं कि किस हिजरी में ये हुआ, ये वाक़या कब हुआ, इस तरह की इसमें चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपका पाकिस्तान अफेयर्स है। पाकिस्तान अफेयर्स 2 चीज़ों पे मबनी है। एक तहरीक पाकिस्तान है जो 1857 से ही आप इसको समझने स्टार्ट, वैसे तो पाकिस्तान जो मूवमेंट है वो 1867 से स्टार्ट हुई थी, जब सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के जब बनारस में उर्दू और हिंदी का तनाज़ा देखा तो आपने कहा कि ये 2 कौमें कभी इकट्ठी नहीं रह सकती, और इनका जो फितना फसाद है और जो इनके तज़ादात हैं ये इनको कभी भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने नहीं दिया जाएगा, जो 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद है। वैसे 2 नेशन थ्योरी तो इस दुनिया में मौजूद है। एक वो लोग हैं जो अल्लाह के बंदे हैं, एक वो जो नफ्स के बंदे हैं। ये शैतान के बंदे कहते हैं शैतान तो कुछ भी नहीं है, असल तो नफ्स है, और ये नफ्स जो है ये आपके अंदर इन बिल्ड है। शैतान तो सिर्फ काश्तकार है जो नफ्स की फसल में, नफ्स की ज़मीन पे काश्तकारी करता है, बीज लगाता है, सोच के ज़रिए से बीज लग जाता है। तो वो नफ्स है जो आपको अल्लाह के रास्ते से, इसीलिए कुरान पाक में शैतान के बारे में नहीं कहा, ये तो कहा खुला दुश्मन, ये अदुव्वुम मुबीन है, ये खुला दुश्मन है। लेकिन जो नफ्स के बारे में कहा कुरान पाक में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फ़दहुली फ़ी इबादी वदहुली जन्नती। अल्लाह राज़ी हो गया नफ्स से, तो बंदा बना दिया नफ्स को, आजा ले वो। नफ्स क्या है अज़ीज़ान ग्रामी, अज़ीज़ तुलबा? नफ्स जो है ये इंसानी ख्वाहिशात की तकमील का मजमूआ, ये अपने आप को सबसे अहम बनाता है। यही नफ्स जो जब इस काबू से बाहर हो जाए, ये एक ऐसा सरकश घोड़ा है जिसके ऊपर आप सवार हैं। अगर आपने इसकी जो लगामें हैं उनको मजबूती से नहीं थामा तो ये तो फिर सरकश हो जाएगा, सरकश घोड़े की तरह। तो ये तो फिर अल्टीमेटली आपको तो खुद भी मरेगा, आपको भी मरवाएगा, सरपट दौड़ेगा, बेतुका दौड़ेगा, हालात वाक़यात के रहम करम पे आपको ख्वाहिशात के पीछे लगा देगा और आपको परेशान और अल्लाह के रास्ते से भटका देगा। तो इस सरकश घोड़े को आपको कंट्रोल करना होता है। तो ये जो 2 कौमी नज़रिया था, तो ये नफ्स जो है ये एक नज़रिया है, और तौहीद अल्लाह और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करने वाला दूसरा बंदा है। जो अल्लाह का बंदा है वो नफ्स का बंदा नहीं है, जो नफ्स का बंदा है वो अल्लाह का बंदा नहीं है। नफ्स का बंदा और नफ्स और शैतान ये जहन्नम का ईंधन है, इन्होंने जहन्नम में जाना है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, अज़ीज़ तलबा, तो ये जो वर्बल, ये जो एकेडमिक टेस्ट है, इसके अंदर जो है तहरीक पाकिस्तान के जो एरा हैं उसको आप 1857 से 1867 तक जो है, जब तहरीक अलीगढ़ स्टार्ट की गई बनारस के वाक़ये के बाद,
1870 में की थी, जब ये मोहम्मडन एंग्लो इंस्टीट्यूट के नाम से, ये जो मोहम्मडन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से अलीगढ़ में एक स्कूल बनाया गया था, जिसको MAO हाई स्कूल भी कहते। बाद में ये कॉलेज बना और फिर ये 1920 में जाके तहरीक, ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बना, जिसने तहरीक पाकिस्तान में बेशुमार लोग जो हैं, जो लीडर्स जो हैं इस इदारे ने दिए। तो सर सैयद भी हमारी इस तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। 1898 में ये फौत हो गए थे। तो ये 1867 आ गया तहरीक अलीगढ़ थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसके बारे में सवालात आते हैं। फिर ये जो दौर है 1885 तक जाता है। 1885 में कांग्रेस का जो क़याम किया गया था, जो अंग्रेज़ डेविड ह्यूम ने जो जमात बनाई थी, ये हिंदुओं के लिए बनाई थी, और सर सैयद ने मना किया था मुसलमानों को कि आप इस जमात में मत शामिल हो, और सर सैयद बिल्कुल शामिल नहीं, और बाद में इनकी बात को साबित शुदा थी। और फिर ये 1885 के बाद जो 1905 था, जिसमें शिमला वफ़द जो है वायसराय से मिला, और फिर उसने तकसीम बंगाल जो करवाई, तो जो बाद में हिंदुओं के लिए बड़ा मसला पैदा हो गया। और वो जो सर सैयद उस टाइम फौत हो चुके थे, लेकिन उनकी बात मनोअन जो है वो साबित शुदा और तस्लीम शुदा हो गई थी कि हिंदू जो है वो कभी भी मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की जमात नहीं है, ये हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, ये नुकसान पहुंचाएगी। कायद आज़म भी 1895 या 96 में कांग्रेस के रुकन बने थे, 18 या 90s में जाके, तो इसको ज़रा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो एक 1906 में दो अहम वाक़यात, तकसीम बंगाल और ये जो ढाका में नवाब वक़ारुल मुल्क और सलीमुल मुल्क जो थे, इन्होंने जो नवारुल मुल्क थे, इन्होंने जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। ये वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने बाद में फिर पाकिस्तान बनाया। तो एक दौर ये। फिर 1911 का बड़ा अहम वाक़या है, फिर आप इसके वाक़यात को समझते जाना। 1916 में वाक़या हुआ, 1911 में जो तनसीख कर दी गई, तकसीम बंगाल को मनसूख कर दिया गया। 1916 में मिसाक लखनऊ हुआ, उसमें फिर कायद आज़म को, फिर 1919 के वाक़यात हैं, 1920 है, 1925 है, और 1928 में कायद आज़म के 14 नकात पे एक इवेंट है। फिर 1930 में खुतबा इलाहाबाद है, जिसमें इल्लामा इकबाल ने प्रपोज प्लान दिया था कि बरे सगीर का जो बुनियादी मसला है, इसका तस्विया, इसके हल करने का जो प्लान है, जिसमें इल्लामा इकबाल ने हिंदुओं को बताया था कि बेसिकली जितना भी ये जो कोहे हिंदू का कहलाता है, यहाँ पे हिंदुओं का बड़ा स्लॉटर किया हुआ है। ये जो अफ़गानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से अमीर तैमूर आया, सुल्तान महमूद गजनवी आया, शाह अहमद अब्दाली आया, शाह वलीउल्लाह आए, ये जब इन्होंने बरसगीर पे हमले किए, तो ये बेसिकली खुतबा इलाहाबाद में इल्लामा इकबाल इनको बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान बन जाता है तो ये हिंदुओं के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो सेंट्रल एशिया से इन्वेडर्स आते थे, गैर मुल्की हमलावर आके बरसगीर पे ईंट से ईंट बजाते थे, तो इनको फ़ायदा था। लेकिन हिंदू तंग नज़र है, हिंदू मक्कार है, हिंदू चलाक है, हिंदू पे अल्लाह की लानत है, क्योंकि ये शिरक, इन्न शिरक लज़ुल्म नज़ीम, ये अल्लाह के शरीक बनाते हैं। तो ये इस वजह से ये इस दुनिया में भी खज्जल ख्वार हैं, और आखिरत में तो ये जहन्नम का ईंधन है। तो उसके बाद कायद आज़म 1930 के जब फिर 1900 कायद आज़म चले गए, गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसें हुई। फिर 1937 का बड़ा अहम वाक़या है, जब मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिए, कांग्रेस को वोट दिए। फिर कांग्रेसी वजारतें बनी, फिर कांग्रेसी वजारतों ने जो जुल्म और ज़्यादती की मुसलमानों के साथ, और उसकी वजह से मुसलमानों को समझ न आई। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो गांधी जो था वो जज्बाती आदमी था, एम्बिशियस आदमी था, उसने फौरी तौर पे कांग्रेसी वजारतों से इस्तीफ़े दे दिए, और इस तरह जो मुसलमानों की जान छूटी। और कायद आज़म ने 1939 में यौम निजात के तौर पे मनाया कि इनके जुल्म और बर्बरियत से हमें निजात। फिर 1940 आ जाता है। 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, और फिर जो इसके बाद जो हिंदुओं को बेचैनी और तशवीश पैदा हुई, एंजाइटी पैदा हुई, तो इसके बाद फिर उन्होंने सोचा, इन्होंने 1946 के जो 39 में कायद आज़म को चैलेंज किया कि अगर मुस्लिम लीग वाकई मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है तो आए इंतखाबात में चलते हैं, इंतखाबात कराते हैं। कायद आज़म ने गांधी के इस चैलेंज को कबूल किया, दिन रात मेहनत की, और जो 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में क्लीन स्वीप किया,
और मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात जो है वो बन के उभरी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, जमीयत उलमाए इस्लाम हिंद और दारुल उलूम देवबंद वाले, इनको फिर इससे काफ़ी मुसीबत और परेशानी पैदा हुई। और फाइनली 3 जून का जो मंसूबा बना और 1947, तो डियर स्टूडेंट्स, ये 1947 तक ये तहरीक पाकिस्तान है, इसके अंदर बेशुमार जो क्वेश्चंस हैं, उनकी डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। फिर अगला एरा 1947 से करंट तक, यानी कि 2020 तक, इसमें जो फिर हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस बने, हमारे जो हमारे मुल्क की डेवलपमेंट हुई, जिन फेजेस से हम गुज़रे, और इन सारी चीज़ों को, इसके इवेंट्स के ऊपर बात होती है। ये आपको करना है। देखें, एक बात आप समझ लें कि ये डाटा है। हमें हमारा जो तुलबा जो बड़ी गलती करते हैं मेरे मुताबिक यह है कि ये की बुक्स को ख़रीदते हैं। की बुक कभी भी एक अच्छी तैयारी नहीं करवाते, क्योंकि ये की बुक का ज़माना तब था जब आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, आपके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे। आज तो आप इंटरनेशनल जो मोबाइल लाइब्रेरीज हैं उनका हिस्सा बन सकते हैं। तकरीबन हर इंस्टीट्यूशन ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई, आप उस वेबसाइट से डायरेक्ट जाके अपने नोट्स बनाएं अगर आप कामयाब हैं। क्योंकि ये जो की बुक्स होती हैं ये आउटडेटेड होती हैं, ये स्टैटिक होती हैं, इनमें कोई तज्जिया नहीं होता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, एग्जैक्ट करंट इंफॉर्मेशन। आपको नोट्स बनाने होते हैं, अक्लमंद स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के उस मुतलका वेबसाइट पे जाके वहाँ से रेलेवेंट डाटा लेते हैं। देखिए, आपने जाना है कमीशन ऑफिसर, पोटेंशियल मिलिट्री लीडरशिप बनना है, आपने अपोजिशन का नुमाइंदा नहीं बनना, आपको हुकूमत का नुमाइंदा बनना है, आपको एक इंस्टीट्यूशन का नुमाइंदा बनना है। आप देखें, अभी किसी भी जगह पे आप अगर किसी भी फ़ौजियों पे तनकीद करें तो एज ए इदारा जो है ये एक प्रोफेशन बन गया, जो बड़ी बादकिस्मती है। मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान की फ़ौज पे आप तनकीद करें, ये आपके ही भाई हैं, ये हम में से ही हैं, ये कोई गैर मुल्की फ़ौज नहीं है। इनके अंदर भी मसाइल हैं लेकिन इनके अच्छे काम भी हैं। जहाँ पे इनके मसाइल हैं वहाँ पे इनको करें तनकीद, लेकिन वो तनकीद जो है आपकी अपनी आँख से होनी चाहिए, दुश्मन की आंखों से नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की नज़र से मत तनकीद करें, इजराइल की नज़र से मत तनकीद करें, इंडिया की नज़र से मत तनकीद करें, आप अफ़गानिस्तान की नज़र से मत तनकीद करें, बरतानिया की नज़र से मत तनकीद करें, पाकिस्तान के मुताबिक तनकीद करें, पाकिस्तान की अवाम बन के इसको तनकीद करें। लेकिन ये बात अटल है, इसको समझें। ये पाकिस्तान का वाहिद वो रियासती इदारा है जो जदीद है, जो वाकई इदारा है, जिसमें पोटेंशियल ऑफिसर, पोटेंशियल लीडरशिप मौजूद है। आपने इसका नुमाइंदा बनना है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कभी भी आप फ़ौज के खिलाफ ना बोलें, कभी भी पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ ना बोलें, कभी भी इस्लाम के खिलाफ ना बोलें। जब हम आगे ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स पे बात करेंगे, उसके ऊपर जब हम हर टॉपिक को लेके आएंगे, पहले तो हम आपको टॉपिक्स बताएंगे, फिर उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और वीलॉग में, तो उसमें हम देखेंगे कि अक्सर ये आ जाता है क्या पाकिस्तान और इस्लाम एक हैं, दो मुख्तलिफ हैं, पहले पाकिस्तान के पहले इस्लाम। तो बुनियादी तौर पे ये बात किसी दो राय है ही नहीं, इसमें शक है ही नहीं। पाकिस्तान और इस्लाम एक ही चीज़ है। पाकिस्तान का मतलब ही क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा जो तैयबा है, ये असास है आपको मुसलमान बनाने, इस्लाम के दायरा कार में लाने की। जब आपके मुल्क का ही मतलब इस्लाम है तो इस्लाम और पाकिस्तान मुख्तलिफ नहीं हो सकते। तो इसलिए आपकी बुक्स में मत जाएं, आपको एनालाइज करना होता है, आपको तज्जिया करना होता है। और तज्जिया कब होगा? जब उस करंट आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, उसको समझें, उसके अंदर जाके चीज़ों को समझें, प्रेसिडेंट का नाम देखें, उसके अंदर एग्जैक्ट नाम क्या लिखे हुए हैं। आप जाएं, गूगल पे जाएं, आप गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखें तो आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ से भी आपको सारा करंट डाटा मिल जाएगा। आपको फ़ौज के बारे में जाना है, आप ISPR की साइट पर जाएँ, वहाँ पर जाके आप फ़ौज को समझें, अपने नोट्स बनाएं, की बुक से बाहर आ जाएं। की बुक आपको नहीं काम करती। इवन तहरीक पाकिस्तान वगैरह के इनके भी नोट्स बनाएं, सारे नोट्स बनाएं आप, हर एक गवर्नमेंट के छोटे छोटे नहीं। तो फिर मैं अक्सर कहता हूँ आप अपनी जो PTB की बुक्स हैं उसमें आप 5 क्लास की माशरत उलूम की किताब को ले लें, उसमें चीज़ें मौजूद हैं, जियोग्राफिया की ले लें, हिस्ट्री की ले लें, 9th-10th की बुक्स ले लें, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स ले लें। अगर आपने मर्दर जाना है तो पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट है डायनामिक्स ऑफ द पाकिस्तान पॉलिटिक्स, उसको वो ले लें, वो हायर लेवल की है। या डायनामिक्स ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट ले लें, ये भी बड़े हायर लेवल के है, उसमें भी हर चीज़ डिटेल्ड है, उसको पढ़ लें। तो आपको पढ़ना होगा, आपको वेबसाइट पे जाकर देखना होगा अगर आपने इनिशियल टेस्ट का एकेडमिक टेस्ट पास करना है।
तो ये तहरीक पाकिस्तान और जो करंट पाकिस्तान है इसकी बात होगी। इसके अलावा आपकी इंग्लिश ग्रामर, बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, प्रपोजिशंस आने चाहिए, प्रपोजिशंस के रूल्स आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो असूल्स हैं वो अक्सर आ जाते हैं। उसके अलावा वोकेबलरी जो है आपको, इसीलिए डॉन न्यूज़ पढ़ें आप, बड़ा अच्छा डॉन न्यूज़ है। इसके अलावा भी न्यूज़ हैं। अगर आपने देखिए, दो ही आपके पास जो डाटा आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसमें एक लोकल जो आपके जो रीजनल, एक लोकल आपके इश्यूज़ हैं, लोकल आपकी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से बताएं, फिर आपके रीजन के आ जाते हैं, जिस रीजन में आप रहते हैं इसमें क्या है। फिर आप इंटरनेशनल चले जाएं तो इंटरनेशनल में आगे रीजनल आ जाते हैं, रीजनल फिर इस ब्लॉक्स आ जाते हैं और बिग पार्ट्स आ जाती हैं, फिर इस्लामिक वर्ल्ड है आपके पास। तो इनको आपने अगर की बुक से देखेंगे तो आपका नॉलेज जो है स्टैटिक हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा, आप तज्जिया नहीं कर सकेंगे। तो आपको उसके अंदर जाना होगा अपडेट करने के लिए। इसी तरह अगर आपने इंटरनेशनल देखना है, आपके पास अल जज़ीरा देखें, बड़ा ज़बरदस्त चैनल है। आप द गार्डियंस देखें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, आप BBC देखें, BBC उर्दू देखें, BBC इंग्लिश। ये बड़े जो सोर्स हैं जहाँ से आप इंटरनेशनल न्यूज़ को, इंटरनेशनल अफेयर्स को, उनके नोट्स बना सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाएं, एक रजिस्टर लें, उसमें अपने नोट्स बनाएं, अपने हाथ से लिखें। जो काम आप अपने हाथ से करेंगे वो आपको याद रह जाएगा। जो आप किसी का पका पकाया करेंगे, जो देखें अक्सर मैं कहता हूँ, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, तैयारी करने आते हैं, मैं उनको पहले कहता हूँ आप इस बात को अच्छा समझेंगे कि किसी की जो वॉमिटिंग है, वॉमिट किया हुआ किसी ने अपने मुंह से कोई चीज़ उगल दी है, बाहर उगल दी है, आप उसको इकट्ठा करें हाथ से और मुंह में डाल के दोबारा इसको कर दें, करेंगे? नहीं ना करेंगे। गंदा काम है, गलीज काम है, बीमारी है। इसको सुनते ही घिन आती है, अजीब सी फीलिंग क्रिएट हो जाती है। इसको सुनते ही, जैसे ही आप इसको सुना, एक अजीब फीलिंग क्रिएट हो गई है। तो आप ये कर नहीं सकते, तो फिर क्यों ऐसा करते हैं? आप खुद से नोट्स बनाएं, खुद रिसर्च करें, तहकीक करें। आपने जाना है मिलिट्री में, आप प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयारी करें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट ईजी। आपको अफसर बनना है, इसकी कीमत है, कीमत अदा करें। और ख्वाहिश से नहीं मिलेगी कामयाबी, तैयारी से मिलेगी। प्रिपरेशन इज़ की टू सक्सेस। तो आप जो है इंटरनेशनल जो है उधर से उसको डाटा को कलेक्ट करें और आप हुकूमत के नुमाइंदे बने, आप फ़ौज के नुमाइंदे बने। आपकी कोई भी बातचीत जो है इसमें नहीं, आगे हम जब इंटरव्यू में बात करेंगे तब। तो एकेडमिक में आप इस्लामियात कवर हो गया, करंट अफेयर्स कवर हो गया, आपका पाकिस्तान स्टडीज़ कवर हो गया, आपका जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी ग्रामर कवर हो गई। तो आपको 50 MCQs 30 मिनट्स में दिए जाते हैं। आपको एवरेज इसको पास करना होता है। इसका भी वही असूल है कि आप इसको आराम से, तहम्मुल से गो थ्रू करें और इस तरह अगर आप इसमें से कामयाब हो जाते हैं तो स्टेज 2 जो है वो आपकी क्लियर हो जाती है। फिर आपको कहा जाता है स्टेज 3 के लिए। अब ये स्टेज 3 जो है इसमें सम मेडिकल चेकअप होता है, इसमें मेडिकल जो चेकअप है वो किया जाता है। मेडिकल चेकअप में क्या किया जाता है? आपका जनरल बॉडी जो है एग्जामिनेशन किया जाता है, सारी बॉडी को देखा जाता है, आपके आर्म्स के एंगल्स को देखा जाता है, आपका जो आर्म्स के जो अप्स एंड डाउन किया जाता है वो साइकोलॉजिकल देखा जाता है, आपका फिजिकल देखा जाता है, आपकी आंखें देखी जाती हैं, आपके नाक को देखा जाता है, नाक की हड्डी तो नहीं बढ़ी हुई, ये वो ENT प्रॉपर, आपके कान, नाक, आपको सुनने की सलाहियत देखी जाती है, आपके दांतों को देखा जाता है। उसके बाद आपसे स्पीच कराई, अल्फाज सुने जाते हैं कि रे और अड़े के फ़र्क को आप कैसे बोलते हैं। डिफरेंट इलाकों की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्पीच थेरेपी पहले नहीं थी, अब वो भी आ गई। आपके पाँव के एंगल को देखा जाता है, आपके पाँव की उंगलियों के एंगल को देखा जाता है, आपके हाथ की उंगलियों के एंगल को देखा जाता है। उसके बाद नी नॉक को देखा जाता है, फ्लैट फुट को देखा जाता है। नी नॉक अक्सर कहते हैं कि वो जिस बंदे का नी नॉक हो उसको वो स्मार्ट मार्चिंग नहीं कर सकता। फ्लैट फुट वाला जो है वो उसका जो जब वो परेड करेगा, जब हाथ उठा के उसको सल्यूट करना होता है पूरा, इसमें सल्यूट भी मैं अक्सर कहता हूँ, ये एक इमोशनल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर इमोशन जुड़ा होता है। आप अपने दिल से ये बात उसको सल्यूट कर रहे होते हैं कि मुझे आप पे ट्रस्ट है, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग विच एवर यू डू द कमांड, आई विल डू इट। मैं इसको परफॉर्म करूँगा, आई हैव टू परफॉर्म इट, कि मुझे आप पे ट्रस्ट है कि जो भी
आप मुझे ऑर्डर देंगे, आप उसको ऑन करेंगे, आप कभी ये नहीं कहें। क्योंकि फ़ौज के ये इदारे में सबसे खूबसूरत बात यह है, जिम्मेदारी दे दी, उसको इख्तियार भी दे दिया। एमपी, मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ, ये जो मिलिट्री पुलिस वाले जिसको आप एमपी कहते हैं, आपका जो सिपाही है वो बेचारा किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि उसको जिम्मेदारी दे दी भाई आपने ये करना है, इख्तियार नहीं है। वो किसी एमपी एमएनए को रोकेगा, किसी जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ सोसाइटी उसको रोकेगा, वो उससे लड़ पड़ेगा, उसको गालियाँ देगा, उसके पीछे स्टेट नहीं खड़ी होगी, वो उल्टा उसके ऊपर इंक्वायरी लग जाएगी, डीपीओ उसको इंक्वायरी लगा देगा। लेकिन अगर एमपी आपको एमपी रिपोर्ट बड़े बड़े ऑफिसर्स के कैरियर को ख़राब कर देती, एमपी जनरल को रोक सकता है। अगर एमपी को पहले बताया ना गया हो कि जनरल साहब ने गुजरना है, एमपी रोक सकता है। ही हैज़ दी पावर्स। उसको जिम्मेदारी दी कि भाई आपने इस चेक पोस्ट से किसी को नहीं जाने देना, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एसओपीज़ हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्लान्स ये हैं, ये लेवल हैं सिक्योरिटी के, आप नहीं गुजर सकते। तो उसको इख्तियार भी होगा, लेकिन उसको डिसिप्लिन होगा। वो ये नहीं करेगा कि वो डिक्टेटर बन जाएगा। वो बस आपसे रिक्वायरमेंट, अपनी जो रिक्वायरमेंट, जो एसओपी उसको असाइन की उसके मुताबिक रहेगा। इसलिए ये इदारा है, इसलिए मुसल्लह फ़ौज है, इसीलिए इस इदारे की शान है, कमिटमेंट है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ तलबा, जब आप इस स्टेज को क्लियर करते हैं तो स्टेज 3 आपकी क्लियर हो जाती है। आपको फर्दर जो है फ़िज़िकल जो एंड्योरेंस है उसका एग्ज़ाम देना होता है, फ़िज़िकल फ़िटनेस का एग्ज़ाम देना होता है। उसके लिए आपको चिनअप्स करने होते हैं, मिनिमम चिनअप्स 3 हैं, पुशअप्स हैं। पहले तो एक था कि जी आप 15 कराएंगे और वो खुद कराते, अब तो उन्हें 2 मिनट्स दे दिए। आपको कहा 2 मिनट्स में आपने चिनअप्स करने हैं। आप मिनिमम 3 करने हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी कर लें। आपने 2 मिनट्स में पुशअप्स करने हैं, जितने मर्जी कर लें। सिटअप्स हैं, जंप, हाई जंप है, और सबसे इम्पोर्टेंट रनिंग है। 1.6 यानी किलोमीटर इक्वलेंट टू 1 माइल, स्पेसिफाइड टाइम होता है। तलबा इधर बड़ी गलती करते हैं, अक्सर जो है माइल फेल कर जाते हैं। बुनियादी वजह उसको रेस समझते हैं। भाई जब ये माइल होता है जिसमें टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। और मेरी ज़िंदगी का मैं भी आपको बड़ी मज़े की यहाँ पे डिस्कशन सुनाता हूँ। मैं कैडेट कॉलेज पटारू में पढ़ता था। हमारे जो एजुटेंट आए ना, नसीर बुंदा साहब, वो एक्सपर्टारियन थे। तो चूँकि मैं फ्लैग पार्टी होस्ट करता था असेंबली में, तो बुंदा साहब के साथ थोड़ी बहुत लैक थी, क्योंकि वो बिल्कुल, मेरी ड्यूटी होती थी। हम दो दोस्त थे। एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था आमिर, और आजकल वो इस्लामाबाद में है, कंस्ट्रक्शन के शोबे से वो बसता है। तो हमारी ड्यूटी ये होती थी कि झंडा जो है, ये पहली दफ़ा ही शुरू हुआ था, तो हमें दोनों को ड्यूटी असाइन की थी। एक हमारे चीफ पीटी ऑफिसर साहब थे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, तो बड़े ही नफीस आदमी थे, बड़ी शफ़क़त थी हम पे। तो सरगोदा के थे। तो वो उस वजह से बुंदा साहब से हो गई। उन्होंने ना, बुंदा साहब को बड़ा था, उन्होंने नए चूँकि वो पटारियन थे और उनके अंदर एम्बिशियस था कि मैं कॉलेज में एजुटेंट बन के आया हूँ। पहली दफ़ा रिवायत ये शुरू हुई कि जी एजुटेंट जो है वो अब पटारियंस जो हैं वही होंगे तीनों मुसल्लह फ़ौज में, जिधर से भी जो भी आएगा। तो आज भी यही हो रहा है, अच्छी ट्रेडिशन थी। उन्होंने ना कहा जी मैं तो अब क्लास वाइज जो है सबका वो करेंगे, हम माइल टेस्ट करेंगे जी, असर के बाद माइल टेस्ट होगा। तो मैं और जो आमिर थे, ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, अभी भी है, तो इसने मुझे कहा जी पहले तो हम मिल्क शेक पीते हैं ना, अच्छा से दबा के, हमारे कॉलेज से 3 रुपये का गिलास मिलता था, वो केले का बनाते थे और पता नहीं है ग्रीन कलर का उसमें कोई शरबत टाइप डालते थे और बड़ा मज़ा आता था। 3 रुपये का अच्छा गिलास मिल जाता था शेक का। तो हमने 2-3 चढ़ा लिए, तैयार श्यार होके पहुँच गए वहाँ पे। तो तय ये पाया कि ये जो माइल है हम इसको बड़े आसानी से करेंगे। सारी स्ट्रेटजी बनाई। जब रेस में भागे ना, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं सोचा कि यार इसको जीत देते हैं। अब आमिर मेरे साथ भाग रहा था, उसने मुझे मना भी किया कि भैया राम राम से चलते हैं, ये रेस की एक टेक्निक होती है, ये जो माइल है। तो मैंने क्या किया कि मैं जी भाग पड़ा, निकल पड़ा आगे कि जीतना है। अब पूरे जो मेरी एंट्री थी ना 96 की एंट्री, सारी पीछे, मैं बड़ा आगे निकल गया हुआ था, मैं दौड़ी जा, वो सारे आराम से मज़े से पैर में आ रहे थे। तो मैं जनाब आगे चला गया। अब मुझे एक और आइडिया का नहीं पता था कि पीछे मुड़, जब आप रन करते हैं तो आपकी एक एंगल से आपने भागना होता है,
क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है जब आपकी बॉडी में कम होता है तो फिर आपसे भागा नहीं जाता, फिर आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है और आगे पीछे तो बिल्कुल नहीं देखना होता। तो अब मैंने क्या किया, मेरा स्टेमिना तो था कोई नहीं, ऊपर से मैं मिल्क शेक पिया हुआ था, तो मैंने पीछे मुड़ के देखना शुरू किया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा जो है वो जो एयर बैग्स थे जिसमें ऑक्सीजन स्टोर होती थी